बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही करेंगे। देश के प्रधानमंत्री बनारस के बेटे नरेंद्र मोदी आज काशी थे, जहां उन्होंने चमकते बनारस के साथ साथ बदलते पूर्वांचल का भी जिक्र कर दिया। मोदी ने बनारस रेप कांड पर भी अधिकारी से सवाल जवाब करते हुए भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसके लिए आदेश दिया। देखिए काशी से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी ने उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। सीएम ने पीएम को एक कमल छतरी भेंट की। पीएम ने बनारस वासियों को 3900 करोड़ की सौगात देते हुए 44 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने मंच जैसे ही संभाला, तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। पीएम ने भोजपुरी में बोलना शुरू किया। पीएम बोले, काशी मेरी है और मैं काशी का। आप सब लोग यहाँ हमें आपन आशीर्वाद देला, हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने बदलते चमकते विकसित होते बनारस का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बीते 10 सालों में हमने डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाया है। हम पशुपालकों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो सफल भी हो रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 10 साल में दूध के उत्पादन में करीब 65% वृद्धि हुई है, डबल से भी ज्यादा। ये सफलता आप जैसे देश के करोड़ों किसानों की है, मेरे पशुपालक भाई और बहनों की है। हमने पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, उनके लिए लोन की सीमा बढ़ाई है, सब्सिडी की व्यवस्था भी की है। पीएम इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना की तारीफ की। साथ ही वो विपक्ष पर भी खासा हमलावर दिखे। उन्होंने कहा, हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है, जबकि उनका नारा परिवार का साथ परिवार का विकास है। देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ परिवार का विकास। कई बुजुर्ग साथियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपने का अवसर मिला। मैंने उन साथियों के चेहरे पर जो संतोष का भाव देखा, मेरे लिए वह इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। इलाज को लेकर घर के बुजुर्गों की जो चिंता रहती है, वो हम सब जानते हैं। 10-11 साल पहले इस क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी, वो भी हम सब जानते हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भक्त बनारस भी करोड़ों की संख्या में पहुंचे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। और तो और सीएम ने कहा कि काशी जो कभी संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, आज उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बदल चुकी है। दिव्य और भव्य महाकुंभ के इस आयोजन में काशी भी इसका साक्षी बना।
देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस नई काशी को, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा को नए कलेवर के रूप में देखने के लिए उतावला दिखाई दे रहा था। 45 दिनों के इस आयोजन के अवसर पर काशी में भी एक महासमागम श्रद्धालु जनों का, बाबा के भक्तों का दिखाई दे रहा था और इस दौरान 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां पर आकर के बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में दर्शन करके पुण्य के भागीदार बने थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां काशी को भर भर के सौगातें दी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी बड़ा संदेश दिया। पीएम ने पिछले दिनों बनारस में हुए रेप केस पर अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि ये महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस मामले के सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। उनके इस तरह से अलर्ट करने का असर हुआ। आज बड़ी खबर आई, वाराणसी में युवती के साथ गैंग रेप के मामले में प्रधानमंत्री मोदी की फटकार के बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है। 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक मामले में कुल 12 आरोपी जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर जब केसेस की बात होती है, ये उस तरह का गैंग रेप केस रहा जिसमें प्रधानमंत्री को खुद देखिए हस्तक्षेप करना पड़ा, सवाल जवाब करने पड़े और कहना पड़ा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 बातें उन्होंने कही, इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाइए, जितने भी आरोपी हैं वो शिकंजे में होने चाहिए, सख्त कार्रवाई हो। दूसरा, दोबारा बनारस में इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। पूरा मामला वाराणसी के लालपुर थाना क्षेत्र का है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बनारस दौरे पर बड़ी बात कह दी। अखिलेश ने कहा, दिल्ली और यूपी के बीच सब ठीक नहीं है। अखिलेश इतने पर ही नहीं रुके। वो कहते हैं कि जिस तरह हिटलर ने अपने लोगों को वर्दी पहनाकर जो चाहा वो किया, ठीक वैसे ही यूपी में भी हो रहा है। अखिलेश यादव ने अपने सांसद रामजीलाल सुमन के बयान का समर्थन करते हुए कह दिया कि इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाना चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने किसे कहा हिटलर? कौन है बीजेपी के फटे कपड़ों वाला विधायक? लखनऊ टू दिल्ली किसने की धोखेबाजी? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों खासा गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका गुस्सा भी किसी और के लिए नहीं बल्कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए नजर आता है। तभी तो जरा सी बात पर वो तीखे तंज करने से बाज नहीं आते। पीएम मोदी के बनारस दौरे को लेकर अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि लखनऊ वाले वास्तव में दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं। बनारस रेप कांड पर बोलते हुए अखिलेश बीएचयू कांड की याद दिला देते हैं और तो और वो बीजेपी के एक कपड़ा फाड़ विधायक के दर्द का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि विधायक की सुनवाई नहीं हो रही। आज प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, इस सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। आप याद कीजिए, बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। उनका एक विधायक कपड़े फाड़ करके भगवान श्री राम के दर्शन करने गया और उसने जो कहा अधिकारी कमिश्नर के लिए, वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूं कि दूध पिया हो तो। और यहाँ जितने पत्रकार हैं वो जानते होंगे कि ये दूध पियो वाला क्या नारा है, क्या गाली है, या किस तरीके से किसी को चैलेंज करने वाली बात है। उन्होंने अभी अपने हटे हुए कपड़े बदले नहीं हैं, तो कानून व्यवस्था तो समझ लो यही है। और जब प्रधानमंत्री सीधे जानना चाहते हो तो सोचिए सरकार की क्या बची कानून व्यवस्था। और सच्चाई ये है, दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। सपा के सांसद रामजीलाल सुमन का एक बयान लगातार सांसद के गले की फांस तो बना ही हुआ है।
सांसद के आवास पर हमला समेत आगरा से लखनऊ तक उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। अब हुआ यह है कि विरोध की आग तेजी से अखिलेश यादव की तरफ भी बढ़ने लगी है। पिछले दिनों अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के 1090 चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वाले अखिलेश यादव के आवास तक जाना चाहते थे। अखिलेश यादव के अलीगढ़ पहुंचने पर आज जबरदस्ती विरोध किया गया। अलीगढ़ के जीटी रोड पर मौजूद बैनर तिराहे पर उस वक्त हलचल मच गई जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दौरे का विरोध करने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर अपना विरोध जताया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभालते हुए महासभा के जिला अध्यक्ष समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने भेज दिया। अखिलेश यादव से रामजीलाल सुमन के राणा सांगा वाले बयान पर सवाल हुआ तो उन्होंने हिटलर के वर्क स्टाइल का हवाला दिया। लगे हाथ अपने सांसद के समर्थन में कह दिया कि इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने विरोध के लिए हमले के लिए प्रदेश सरकार साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा दिया। रामजीलाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अखिलेश यादव को बेशक विरोध का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके तेवर बता रहे हैं कि वो प्रदेश की योगी सरकार से हर हाल में 2-2 हाथ करने के मूड में है। बेशक करनी सेना वाले जितना विरोध प्रदर्शन कर ले, वो अपने नेता के साथ अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तर प्रदेश में संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग तहकीकात में जुटा हुआ है। इस मामले में आयोग के सदस्य और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने आज एक महत्वपूर्ण बयान दिया जिसमें उन्होंने जांच की प्रोग्रेस और आगे की कार्य योजना के बारे में बताया। आज संभल के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को आयोग के सामने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया। इसके बाद अहम जानकारी उनकी ओर से दी गई। पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने बताया कि एसपी संभल से विस्तृत पूछताछ की गई है जिसमें हिंसा के दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए इंतजामों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी गहन चर्चा हुई है। जैन ने कहा, हमने एसपी से हिंसा के कारणों, घटना के दौरान की परिस्थितियों और पुलिस की कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। ये जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम हर पहलू को ध्यान से देख रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच प्रक्रिया को और रफ्तार देने के लिए जल्द ही दूसरे पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। आज यहाँ पे 11 बजे मुझे बुलाया गया था, मैं प्रस्तुत हुआ। 3-3:30 बजे तक उन्होंने डिटेल में जितने भी मसले थे उन सब पे बातचीत की, उन सब के संतोषजनक जवाब भी दिए। उनके द्वारा जो एविडेंसेस, साक्ष्य और विवेचना में जो प्रगति है उसकी डिटेल्स मांगी थी, उन सारी डिटेल्स आयोग को दे दी गई है। आयोग के द्वारा उन सारे बयानों को नोट कर लिया गया है। बैलिस्टिक रिपोर्ट और क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट जो है वो दोनों आज यहाँ सबमिट की गई है आयोग के सामने और आयोग के द्वारा उनका संज्ञान भी लिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रिपोर्टें एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जा रही है उनको भी एज एन एविडेंस है वो यूज़ किया जाएगा। बुलाए गए थे आज, उनका बड़े विस्तार से बयान दर्ज हुआ है और जो जिन बिंदुओं पे पूछताछ करनी थी वो सब उन्होंने अपने शपथ पत्र दिए हैं और शपथ पे उनके बयान दर्ज किए गए हैं। पूरे घटनाक्रम को समझा गया है और उन्होंने विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताया है। लंबा समय लिए सर, लगभग 11:30 बजे आए थे। हाँ, और बहुत हाँ, ये 3 बज रहा है, 3 बजे तक करीब 3.5 घंटा करीब उनका बयान चला है और जिन जिन बिंदुओं पे आयोग को पूछताछ करनी थी
उसका सब संतोषजनक उत्तर उनके द्वारा दिया गया। कब तक रिपोर्ट सबमिट करनी है सर उसका मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे खबरों में। आगरा में मौजूद जामा मस्जिद में एक पशु का कटा हुआ सिर मिलता है और हालात तनावपूर्ण बनाए जाने की साजिश जरूर होती है। जामा मस्जिद पर आज जुमा की नमाज के बाद हंगामा हुआ, नारेबाजी शुरू हो गई। जुमा की नमाज अदा कर बाहर निकले लोगों ने जोरदार हंगामा किया। जामा मस्जिद पर मौजूद पुलिस बल ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया। नारेबाजी कर रहे लोग आरोपी को तत्काल फांसी देने की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने हल्के बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा और पूरे क्षेत्र में पैदल मार्च किया। दरअसल सुबह जामा मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान देखा गया कि मस्जिद में पशु का कटा हुआ सिर मिला, जिसकी खबर तत्काल पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही डीसीपी सिटी सोनम कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ने जामा मस्जिद और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें युवक बैग में कुछ लेकर अंदर जा रहा था और उसे मस्जिद में रखकर वापस निकला। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम नजीरुद्दीन बताया जा रहा है। बस हो गया, बच नहीं पाएगा बस। बहुत बढ़िया। ये बच नहीं पाएगा, आप परेशान मत हो, ये बच नहीं पाएगा ये। बस हो गया, बच नहीं पाएगा बस। बहुत बढ़िया। ये बच नहीं पाएगा, आप परेशान मत हो, ये बच नहीं पाएगा ये। तो नमाज पढ़ने के बाद जोरदार हंगामा होता है। होता यह है कि एक व्यक्ति जो है एक पशु का कटा हुआ सिर लेके मस्जिद में रखता है। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या ये इसने शरारत की या किसी ने षड्यंत्र रचा कि आज क्योंकि जुमा का दिन था तो हर जुमा के दिन किसी न किसी तरह का विवाद जो है वो खड़ा करने की कोशिश होती है। तो ये किसकी साजिश है, षड्यंत्र है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन एक वक्त ऐसा लगा कि माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। देखिएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नजरुद्दीन। पिताजी का नाम? सलाउद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? शीला नंदराम, मंटोला थाना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नजरुद्दीन। पिताजी का नाम? सलाउद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? शीला नंदराम, मंटोला थाना। क्या नाम है तुम्हारा? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल किया, किसी तरह से माहौल खराब नहीं होने दिया। आगे बढ़ते हैं। परिवारवाद का मुद्दा सियासी गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय रहता है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष पर हमला बोला, कहा कि उनका तो एजेंडा एक ही है, परिवार का साथ और परिवार का विकास। अब संजय निषाद की बात कर लेते हैं। बीजेपी अक्सर सपा और कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, जैसे अभी हमने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, पर अब यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का परिवार प्रेम छलक रहा है। दरअसल परिवारवाद पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मेरे बेटे सांसद विधायक नहीं बनेंगे तो क्या रिक्शा चलाएंगे? अपने को नहीं बना पाएंगे तो दूसरे के बेटे को कैसे बनाएंगे? एक बेटा सरवन विधायक हो गया, मेरे घर में नहीं विधायक रहेगा तो हमारे घर के लोग रिक्शा चलाएंगे क्या? हम अपने बच्चों को नहीं बना पाएंगे विधायक, एमपी, एमएलए और मंत्री नहीं बना पाएंगे तो दूसरे के बेटे क्या बना पाएंगे? हम अपने बेटे से रिक्शा चलवाएंगे, हम अपने बेटे से खेती करवाएंगे तो कैसे राजनीति करा पाएंगे? पहले अपने घर के लोगों को प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे और उनको लाएंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। पारस अस्पताल कानपुर में एक बेहद दुर्लभ हृदय रोग का सफल इलाज किया गया। दरअसल एक 70 साल के बुजुर्ग को 4 साल पहले दिल का दौरा पड़ा था। हाल ही में जब उनके मुंह की गांठ के ऑपरेशन से पहले कुछ जरूरी जांच की गई तो डॉक्टरों ने उनके दिल में एक बेहद दुर्लभ बीमारी पाई। अगर इसका इलाज न हो तो सडन कार्डियक डेथ यानी अचानक दिल का दौरा पड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसके बाद पारस अस्पताल कानपुर के डायरेक्टर और सीटीवीएस सर्जन डॉक्टर मनोज अग्नि और उनकी टीम ने इस बीमारी का सफल ऑपरेशन किया। ये पूरी सर्जरी चलते हुए दिल पर की गई। वहीं ऑपरेशन के बाद मरीज की रिकवरी अच्छी रही और सिर्फ 6 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब वो ठीक है और घर पर है। इसमें आता है और वहाँ से फिर लेफ्ट के नीचे के चेम्बर में ये देखो, ये जो लाल दिख रही है ये एलईडी है। ये हार्ट का जो कंडीशन है ये बहुत रेयर होता है, इसको हम कोरोनरी आर्टरी फिस्टुला कहते हैं। इस कोरोनरी आर्टरी फिस्टुला में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये उसमें का भी सबसे रेयर था
जहाँ दिल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टरी जिसको हम एलएडी कहते हैं, वहाँ से एक ट्यूब निकलकर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोर्स लेते हुए जो आर्टरी लंग्स को जाती है, मेन पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ जाके ज्वाइन हो रहा था। तो ये यूजुअली क्या करता है, खून खींच लेता है अपने मेन आर्टरी से और उसी की वजह से कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी सांस फूल सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है या सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। तो इसके लिए हम सर्जरी करते हैं एंड सर्जरी कैन बी अ काइंड ऑफ अ क्योर फॉर इट, जहाँ हम उसको मल्टीपल पॉइंट्स पे हम लाइगेट कहते हैं पर उसको हम बंद कर देते हैं और साथ में और कोई ब्लॉक्स हो तो उसके लिए बाईपास करते हैं। इस ऑपरेशन कितना समय लगा? हाँ, ये मेन ऑपरेशन का समय लग गया 4-4.5 घंटा। उसके व्यतिरिक्त भी थोड़ा सा, क्योंकि हमें सोचना पड़ रहा था, बिकॉज ऐसी केस हमने देखी ही नहीं थी एंड इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अ वेरी फ्यू टाइम्स, सो एट सच टाइम्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड सो वी स्पेंड अनदर से 45 मिनट्स। एक बड़ी खबर आ रही है बदायूं से। अवैध रूप से आतिशबाजी वाले घर में धमाके में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, कई जख्मी है। पुलिस ग्रामीणों की मदद से घायलों को निकाल रही है। बिल्डिंग की छत गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुसावा थाना क्षेत्र ग्राम नगरिया चिकन का मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ग्रामीणों की मदद से घायलों को निकाल रही है और बिल्डिंग की छत गिर गई, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। तस्वीरें आपके सामने, आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं और विपिन हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी विपिन, अपडेट्स दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पूरा मामला उसावा थाना क्षेत्र के ग्राम नगरिया टिकट का है, जहाँ पे जो है ये आतिशबाजी का जो एक घर बताया जा रहा था, हालांकि अवैध रूप से उसको बताया जा रहा है, कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था और उसमें जो बम ये पूरा ब्लास्ट हुआ है और उसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि लगभग हो गई है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने और एसएसपी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार स्वयं वहां पर पहुंचे, उन्होंने रेस्क्यू उसका शुरू करा दिया है। उसमें 2 से 3 लोगों की या 4 लोगों के करीब दबे होने की आशंका जताई जा रही है और पूरे धमाके से पूरी बिल्डिंग की छत गिर गई है, जिससे कि कुछ लोगों की दबे होने की आशंका यूं बताई जा रही है कि छत गिरी है, तो हो सकता है घर में अंदर लोग बैठे होंगे, जिससे कि ये पूरा बताया जा रहा है। अब हालांकि इसका रेस्क्यू किया जा रहा है, कितने लोग और निकलते हैं ये देखने का विषय है। क्या यहाँ पर पटाखे बन रहे थे, बारूद रखा हुआ था, एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये अवैध रूप से बताया जा रहा है। आतिशबाजी जो जिस तरीके से जो आतिशबाजी होती है दीपावली पे या शादियों में जो पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं, उसको लेकर ये बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी अब से करीब 4 से 5 महीने पहले इस्लामनगर थाना क्षेत्र में भी इस तरीके का ब्लास्ट हुआ था, उसमें मौत हुई थी और पूरा घर इसमें ब्लास्ट हो गया था। लेकिन इस पर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई तो हुई थी, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ पा रहा किस तरीके से अवैध रूप से आतिशबाजी वगैरह इनका लाइसेंस दिया जाता है, कैसे इन लोगों का संचालन हो रहा है, ये भी देखने का विषय है। अब क्या कार्रवाई होती है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। ठीक, विपिन आप रहिए हमारे साथ और बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर आ गई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। बदायूं से बड़ी खबर आई है, भाई ने सौतेले